नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरटेट एग्ज़ाम 2011 का पेपर, लेवल 2 का पेपर और CDP के इसमें हम 30 प्रश्न देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भाग फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इसका फर्स्ट खंड है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आप रीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य टेट के एग्ज़ाम की, चाहे यूपी टेट, MP टेट, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सी टेट के लिए तो खास महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। केवल हमारा नैतिक विकास जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो पहले प्रश्न में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसमें असत्य है, ये सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था है? जीन पियाजे का प्रश्न है ये। तो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती हैं, तो यह जो अवस्था होती हैं वह कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसको हम 7 से 12 वर्ष के रूप में गिना जाता है। तीसरा प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण का। जो मानव विकास होता है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पूछा गया है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक संचरण। तो जीन पियाजे के अनुसार जो सामाजिक संचरण है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, इससे पहले मैंने आरटेट 2012, रीट 2015 और 2018 वाली भर्ती के सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं। उनकी जो वीडियो लिंक है वो नीचे एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यू रचना सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूनिंग, सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो प्रश्न नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूनिंग। ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा, सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूनिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। बात करते हैं 6ठे प्रश्न की, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों एवं कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता हैं। ये सारी किसकी विशेषताएं? अर्थ, समस्या का अर्थ जानने वाले, योग्यता और वातावरण के दोषों और कमियों की प्रति सजगता रहने वाले, ये किनकी विशेषताएं वो हमें बतानी है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की या फिर सर्जनशील बालकों की। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्जनशील बालकों की। ये सारी किसकी विशेषताएं? सर्जनशील बालकों की। 7वां प्रश्न है कि एक लड़की जो कॉलेज जाने वाली लड़की हैं वो फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती हैं तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती। यह किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यक अधिगम का या इनमें से सभी? तो ये श्रृंखलागत अधिगम का है जो उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8
15वां प्रश्न है, समावित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार एवं दंड को और परिणाम के ज्ञान को। तो बाह्य अभिप्रेरणा में किसको शामिल किया जाएगा? तो बाह्य अभिप्रेरणा में इन सभी को शामिल किया जाएगा, प्रशंसा दोषारोपण को भी किया जाएगा और प्रतिद्वंदिता और पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसको सामाजिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम में क्या होता है? व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखता है। तो सामाजिक अधिगम इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता के लक्षण हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या क्या सिम्टम्स है वो हमें बताना है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत एवं ऊर्जावान या एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा एवं विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण अवधान संबंधी बाधा एवं विकार, सी ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है वो कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, परिपक्वता एवं आयु। प्रश्न नंबर 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करती है, इसको क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण या शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, इसमें शून्य प्रशिक्षण अंतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित कौन सा कथन करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामाजिक लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और इनमें से सभी। तो इनमें से उत्तम रूप से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को बताता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये जो इसमें मानसिक स्वास्थ्य, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को बताता है। प्रश्न नंबर 14, फ्रायड, जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं से सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है और इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे ने क्या कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव होना चाहिए। तो ये संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने अपनी अभिव्यक्ति दी है। प्रश्न नंबर 15, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अभिसारी चिंतन गिलफोर्ड के अनुसार तो बुद्धि के लिए, सृजनात्मकता के लिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अभिसारी जो चिंतन होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती हैं, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं होती हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 17, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में हम पसंद करते हैं। ये एक इसका अभिवृत्ति का सही परिभाषा है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर
किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती हैं। 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्व में भूमिका होती है या आकर्षक भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका किस प्रकार होती है वो उसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में नाम मात्र की भूमिका होती है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, नाम मात्र की भूमिका। प्रश्न नंबर 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हैं उनका भंडार ग्रह कौन सा इसमें से? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हैं उनका भंडार ग्रह कौन सा है? तो इदम को जो इच्छाओं का भंडार ग्रह कहा जाता है, इदम। प्रश्न नंबर 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो होता है वो दबाव से निपटने में अपनी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 21, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। जो शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो प्रश्न नंबर सी का जो वो करेक्ट आंसर है। जो फैंटेसी होती है, अतिकल्पना, वो इसमें जो करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, बालक अंतर्बोध प्रसंगबोध परीक्षण 3 कार्ड में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है बी, लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। CAT जो टेस्ट होता है, CAT टेस्ट, उसमें 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारावेश विधि, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश जो विधि है उसकी सहायता लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 24, कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर हैं, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। शारीरिक वंचना की शारीरिक अवस्था, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के में एक शिक्षक यानी कि अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो RT 2009 के अनुसार एक टीचर के लिए न्यूनतम जो प्रति सप्ताह वर्किंग जो आवर है वो कितने निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन में 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 45 घंटे, 45 डे आवर। तो 45 घंटे जिसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? नियमित विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करवाना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, और इनमें से सभी। तो सही उत्तर इसमें इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है एवं इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्रित से विषय केंद्रित होने की, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 में से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान स्थायी है, वह इसे दिया जाता है,
और से ही ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। प्रश्न नंबर 29, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार, विद्यालय विज्ञान का विकास करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, इनमें से सभी। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के अंतर्गत किसे सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें इनमें से सभी। तो ये हमने जो इसमें 30 प्रश्न देखे हैं आरटेट एग्ज़ाम 2011 के। और नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा प्रथम के 30 प्रश्न देखेंगे, हिंदी के 30 प्रश्न जो आरटेट 2000 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और पुराने वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल पर पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो सी-टेट, एम-पी-टेट, यूपी-टेट तथा रीट तथा अन्य सभी टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम का पता चल सके पेपर का लेवल किस तरह का आता है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।